हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। देखो, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं ना कि मैक्सिमम एग्जाम्स में मैक्सिमम सवाल आपके बेसिक फंडामेंटल्स चेक करते हैं। फिजिक्स के कंसेप्ट की क्लैरिटी है कि नहीं, कोई आपने रिजल्ट याद किया, फॉर्मूला याद किया, उस फॉर्मूले की कंप्लीट क्लैरिटी है कि नहीं, इस पे काफ़ी टेस्टिंग हो रही होती है। वही आज हम सीखेंगे आईआईटी के 2024 के पेपर को सॉल्व करके। बच्चों, एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आप चाहे प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे रहे हो जैसे बिट्स, या फिर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे रहे हो जैसे एमएचटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, कॉमडेक या फिर आईआईटी और नेस्ट, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सवाल आप देखोगे कैसे फंडामेंटल बेस आपसे पूछे गए हैं। तो आइए, लेट्स बिगिन द सेशन। इस सेशन से आपको बहुत लर्निंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। काफी बच्चे यहाँ पे आईआईटी और नेस्ट डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको चाहिए एक मोस्ट रेलिवेंट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज जो अपडेटेड पैटर्न पे हो, सिमिलर पैटर्न पे आपको वो टेस्ट की प्रैक्टिस कराए और आपको बेहतर तैयारी कराए इन एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं क्विजर की आईआईटी और नेस्ट की टेस्ट सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके एनरोल कीजिए। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे पहला सवाल अगर आप देखोगे तो ये सवाल आपका बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स, बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन पे पूछा जा रहा है। देखिए सवाल क्या है। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दो साइक्लिस्ट अभिजीत एंड वानी स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अभिजीत कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वानी रेस्ट से स्टार्ट हुई और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। दे मीट अगेन ऑन द ट्रैक, और क्या कंडीशन दी है, जब ये मीट किए तब दोनों की स्पीड थी सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनके डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन बताना है। अभिजीत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वानी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या अभिजीत का डिस्टेंस डबल था या हाफ था या सेम था या 4/3 टाइम्स था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे बेसिक वर्किंग स्टार्ट कैसे करेंगे वो बताइए मुझे, कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर आप यहां पे ऐसी सोच लें कि मैं इसे यहां से कट करता हूं और इस रास्ते को पूरा स्ट्रेट कर देता हूं, तो बताइए क्या हम ऐसा मान सकते थे कि अभिजीत कांस्टेंट स्पीड u नॉट से जा रहा है, वानी की इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सिलरेशन a नॉट है। ऐसा मान सकते थे बच्चों। अगर अभिजीत s1 डिस्टेंस चला, वानी s2 डिस्टेंस ने ट्रेवल किया और यहाँ पे इनका मीटिंग हुआ, क्रॉसिंग हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ, फटाफट से सोचो। दोनों डिस्टेंस का सम इज द कंप्लीट लेंथ, और कंप्लीट लेंथ क्या है सर्कल में, 2πr। अभिजीत के लिए अलग से बात की जाए तो अभिजीत के लिए इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड अभिजीत के लिए u नॉट और एक्सिलरेशन 0। डिस्टेंस अगर हम s1 मान लें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करें तो ये डिस्टेंस बनेगा u नॉट इंटू टी। यस, अब हम बात करते हैं वानी के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0, एक्सिलरेशन a नॉट, डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे तो s इक्वल टू s2 आ जाएगा। अब कंडीशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या दी थी, फाइनल स्पीड सेम। तो इसकी जो फाइनल स्पीड है बेटा वो u नॉट अभिजीत की स्पीड जो है उसके बराबर आपको लेनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर मैं लिखता हूं बच्चों, तो देखिए यहां से क्या बन रहा है, ये तो 0 हो गया, a नॉट टी यानी यहां से टाइम आ गया बेटा। टाइम कितना आ गया, v नॉट यू नॉट अपॉन a नॉट। यस बेटा, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर। अगर आपके पास टाइम आ चुका है तो ये टाइम मैं यहां पे पुट कर दूं तो देखिए ये क्या बन गया एक्सप्रेशन, u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय a नॉट। यस, अब इनके लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में आप देखिए u तो 0 हो चुका है, हाफ
ए नॉट, टी की वैल्यू आपके सामने है यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर, ये हो गया यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2a0। यस बच्चों, सही है। यहां से रिलेशन बताइए, यहां से रिलेशन बताइए। तो वानी का डिस्टेंस में अपॉन 2 है और यहां पे अभिजीत के डिस्टेंस में अपॉन 2 नहीं है, तो यहां से आप कह सकते थे कि वानी और अभिजीत का डिस्टेंस का रिलेशन ये है। यस बच्चों, कह सकते थे ये? करेक्ट, बिल्कुल सर, ये कह सकते थे हम। वानी का जो डिस्टेंस आया उसको डबल करेंगे तो अभिजीत का डिस्टेंस ट्रेवल आया, यानी यहां से जो ऑप्शन आया है वो फर्स्ट ऑप्शन आया है। आया बेटा ये समझ में? तो ये देखिए एकदम बेसिक वर्किंग पे था ये सवाल। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे देखिए सवाल है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला में वेरिएशन करके रिलेशन निकालना था। आइए देखिए सवाल क्या है। एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड टी एंड एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगल का एम्पलीट्यूड देखो दिया है थीटा नॉट। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बिहेवियर ऑसिलेट्स विथ एम्पलीट्यूड ए। जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है। तो आप बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होगी, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पे बेटा आपको सिंपल पेंडुलम दिया गया था, ये एंगल थीटा मान लिया जाए। यस, अब देखिए ये जो थीटा है, जैसे हम एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट को लिखा करते हैं, कैसे लिखा करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, जल्दी से बताओ। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आप लिखते थे। सही कह रहा हूं? यस, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। दिस इज एन एंगुलर एसएचएम, तो इसे मैं हटा दूं और मैं थीटा को लिखूंगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। यस, तो ये एंगल कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का यहां पे रिलेशन आ चुका है। अब बताइए जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमें यहां पे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बेटा आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। यस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी को बेटा आप लिख सकते थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सही जा रहे हैं? यस, ए वी मतलब एंगुलर वेलोसिटी। देखिए डिफरेंशिएशन करने से क्या आया, थीटा नॉट एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इनटू, चेन रूल लगाएंगे तो अंदर वाली टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू ओमेगा एक फिर से आएगा जिसको आप यहाँ पे लिख सकते थे। तो ये एंगुलर स्पीड का फंक्शन आता हुआ। अब ध्यान से समझिएगा ये ओमेगा क्या है और ये ओमेगा क्या है। देखिए आपसे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये ओमेगा क्या है जो टाइम के साथ अंदर है, वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे आप लिख सकते थे दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, 2 पाई रूट एल बाय जी। अब बात है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाए हिंज के अबाउट। तो बेटा देखो एक पार्टिकल है जिसकी जो एंगुलर स्पीड है उसका फंक्शन आ चुका है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे पार्टिकल का, एम एल। तो देखिए पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ये आप यूज कर सकते थे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको पता है तो। और आई क्या ले हम, एम एल स्क्वायर। यस, और यहां से देखिए अगर मैं ये टर्म उठा के यहां पे रख दूं तो ये हो गया एम एल स्क्वायर थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही तो आपसे बोला गया था कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में है।
एंगुलर मोमेंटम SHM कर रहा है और एंगुलर मोमेंटम का एम्पलीट्यूड है ये वाली टर्म। यस, दिस टर्म इज द एंगुलर मोमेंटम का एम्पलीट्यूड। अब यहां से अब हम ए और टाइम पीरियड का रिलेशन निकालेंगे। आज तो लेट्स स्टार्ट। एम एल स्क्वायर थीटा नॉट ओमेगा यहां से एम्पलीट्यूड के बराबर था। तो ओमेगा बेटा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखेंगे बताइए जरा। वो आपने लिख दिया 2 पाई बाय टाइम पीरियड। यस, लेकिन यहाँ पे लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ये लेंथ के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं है, यानी लेंथ मुझे नहीं पता है, तो लेंथ को एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे? टाइम पीरियड को हम लिख रहे हैं 2 पाई रूट एल बाय जी, स्क्वायर कर दीजिए तो आपको देखिए यहाँ पे L इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एक्सप्रेशन बना। अब L स्क्वायर रखना है तो यहाँ पे देखिए L स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, t की पावर 4 जी स्क्वायर अपॉन 16 पाई की पावर 4 इंटू थीटा नॉट इंटू 2 पाई बाय टी। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड के साथ क्या रिश्ता है, t की पावर 4 डिवाइडेड बाय t, यानी देखिए ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड का क्यूब आ गया। एवरीथिंग एल्स इज द कांस्टेंट, टाइम पीरियड के क्यूब के प्रोपोर्शनल आया एंगुलर मोमेंटम का एम्पलीट्यूड। एम आई राइट बच्चों? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे बेसिक से सवाल थे, आपको फॉर्मूला से यहाँ पे रिलेशन बनाना था। अगला सवाल देखिए रोटेशनल का स्टैंडर्ड सवाल, काफी बार आपने किया होगा, HC वर्मा में भी सिमिलर केस है, हर जगह स्टैंडर्ड ये केस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए एक मास हैवी था वो नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ए से, एक मास m/2 थोड़ा सा लाइट था उससे हाफ मास था तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। पुली यहाँ पे रोटेशनल वाली पुली दी थी, पुली यहाँ पे रोटेट हो रही थी तो रोटेट होने का उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं अल्फा। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, आपसे अल्फा पूछा था। देखिए जल्दी से सवाल पूछिए, एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास passes over the rim of solid disk of mass m radius r। पुली को यहाँ पे डिस्क कंसिडर करना था, डिस्क को रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दिया था, तो जब भी यहाँ पे पुली रोटेट कर रही होती है तो याद रखेंगे दोनों ब्रांचेस में टेंशन यहाँ पे अलग अलग होगा। यस, ये ध्यान रखेंगे। 2 ब्लॉक्स थे, दोनों आपने रिलीज कर दिए, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था। तो जल्दी से पहले मैं ब्लॉक्स का एफबीडी बना देता हूं, ब्लॉक्स की इक्वेशन क्या होगी वो लिख लेते हैं। जल्दी से बताइए, कैपिटल M ऊपर T1 नीचे mg, एक्सेलरेशन नीचे, इक्वेशन बताओ इसकी। तो mg बड़ा है क्योंकि नीचे जा रहा है, mg माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पहली इक्वेशन। अगर मैं m/2 की बात करूं तो उसके लिए देखिए m/2g नीचे, टेंशन 2 ऊपर, लेकिन ये ऊपर जा रहा था, लाइटर ब्लॉक था, जब ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू ma में टेंशन में से mg को माइनस किया जाएगा। अब आप लिखोगे टेंशन 2 इज मोर कंपेरेटिव टू m/2g, तो टेंशन माइनस mg/2 इक्वल टू मास उसका m/2 है इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। यस बच्चों, अब बताओ मेरे को जरा a और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए a और अल्फा में रिलेशन बड़ा आसान है। अगर आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन पुली का अल्फा है तो पुली के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में अल्फा के टर्म में क्या होता है, रेडियस इनटू अल्फा, रेडियस r है। यही पॉइंट स्ट्रिंग से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका एक्सेलरेशन a है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वेट कर सकते हैं हम कंस्ट्रेंट रिलेशन से। तो a इक्वल टू r अल्फा, ये हो गई कनेक्शन कंस्ट्रेंट रिलेशन का रिलेशन।
समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब पुली के लिए देखिए क्या लिखा जाएगा। पुली के लिए आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना होगा। टॉर्क कौन कौन से लगेंगे पुली पे? देखिए ये टेंशन 1 और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो टेंशन 1 का टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 इंटू r। यस, अब टेंशन 2 भी तो है, उस पे भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो गया। और ध्यान से देखिए अल्फा की डायरेक्शन कैसी है, अल्फा की डायरेक्शन इस तरफ है। तो टेंशन 1 का जो टॉर्क है वो आपका अल्फा के डायरेक्शन में है, टेंशन 2 का जो टॉर्क है वो अल्फा के अपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में था? T1 के डायरेक्शन में। तो किसका टॉर्क ज्यादा है? देखिए T1 का टॉर्क आपको ज्यादा मानना पड़ेगा। T1 ऑब्वियसली हैवी मास के साथ कनेक्टेड है, तो T1 टेंशन ज्यादा होगा। तो T1 टेंशन ज्यादा है, तो नेट टॉर्क को आप लिखेंगे टेंशन इंटू आर माइनस टेंशन 2 इंटू आर। माइनस क्यों किया सर? क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है। T1 अल्फा के डायरेक्शन में, T2 अल्फा से अपोजिट है, इसीलिए माइनस करना पड़ा। इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों mr²/2 इंटू अल्फा। देखिए r कट गया यहाँ से, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mr अल्फा/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr²/2। अब r अल्फा की जगह a रख दीजिए, तो ये हो गया ma/2। यस, यही हमारी थर्ड इक्वेशन है, जिसको मैं यहां लिख देता हूं ma/2। और देखिए तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, कितनी बढ़िया यहाँ पे खूबसूरती रहती है इन इक्वेशंस की कि ऐड करने पे टेंशन कट जाता है। देखिए माइनस T1 कट गया, T2 माइनस T2 कट गया, बचा क्या LHS में? mg माइनस mg/2 इक्वल टू ma प्लस ma/2 प्लस ma/2। देखिए सवाल हो चुका है खत्म। यहां पे देखिए क्या बना, mg/2 इज इक्वल टू ये ma/2 ma हो गया प्लस ma 2ma, मास यहां से कट गया। आपको देखिए क्या मिला, एक्सीलरेशन मिल चुका है g/4 और a इक्वल टू r अल्फा था, तो अल्फा क्या हो गया a/r यानी g/4r। ये अल्फा आ चुका है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, g/4r। करेक्ट बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ला दिया है कहानी में। अ सॉलिड बॉब ऑफ मास ऑफ मटेरियल हैविंग डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ वाटर। मास की डेंसिटी डबल है वाटर की डेंसिटी से, सस्पेंडेड विद अ मासलेस स्ट्रिंग, द होल सेटअप इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर फिल्ड टैंक। देखो हमारा हवा में वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता था, यहां पे क्या कर दिया है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक वाटर की टैंक में कर दिया गया है। द बॉब इज imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A, while the other end of the string is fixed, such that bob completes a semicircular trajectory in vertical plane. The string becomes slack only when it reaches topmost point. Assume that effects of viscosity नहीं मानना है, acceleration g है, expression for v0 बताइए। बच्चों एक बात बताओ, जो हमारा स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय स्ट्रिंग होता था, वो क्या आपको याद है क्या? जल्दी से बताओ। यहां पे मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कल क्या होती थी? √5gr। ये जब टॉप पे आ जाता था तो कंडीशन क्या होती थी? अगर इतनी स्पीड देते थे तो टॉप पे स्पीड हो जाती थी हाईएस्ट पॉइंट पे √gr, और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हम जस्ट 0 कंसिडर करते थे। हम कंसिडर करते थे कि सर्कल कंप्लीट करना है तो टेंशन हर जगह होना चाहिए। जस्ट लिमिटिंग केस में आप हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन 0 मान लो, उससे पहले टेंशन होगा, उसके बाद में टेंशन होगा, और पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा।
उसके लिए मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए √5 GR। इसी केस में हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड √GR हो जाती थी और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो जाता था। क्या आपसे यही केस की बात नहीं कर रहा है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 हो गया, स्ट्रिंग वहां पे स्लैक हो चुकी है, यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 मानना था, यानी यही केस था स्टैंडर्ड केस। लेकिन जी की जगह अब हो जाएगा जी इफेक्टिव और रेडियस है एल लेंथ के बराबर। बस ये सोचना था। जी इफेक्टिव कैसे, आइए जी इफेक्टिव को आप लिख दीजिए नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसमें हम टेंशन नहीं लेते, याद रखना, जी इफेक्टिव निकालते टाइम टेंशन नहीं लेते। तो एफबीडी क्या हो गया इसका, mg नीचे। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम वाटर में है तो इस पे एक बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया बेटा, mg माइनस बॉयंसी फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। तो अब देखिए इसको अलग अलग आप ऐसे लिख सकते थे, g माइनस बॉयंसी फोर्स डिवाइडेड बाय m। अब बॉयंसी फोर्स कैसे लिखते हैं बेटा, बॉयंसी फोर्स हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। अब देखिए लिक्विड कौन सा था, वाटर, यस, और वॉल्यूम पूरा बॉडी सबमर्ज्ड है कंप्लीट, यानी उसका फुल वॉल्यूम कंप्लीट भी ले लेंगे। इसी तरीके से मास क्या लिखेंगे आप बताइए, मास कैसे लिखा जाए, आओ मास लिखोगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, और सॉलिड की डेंसिटी देखो आपको क्या दी थी कि सॉलिड की डेंसिटी डबल है वाटर से, यानी ये होगा ट्वाइस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम v। तो मास की वैल्यू यहां रख देते हैं, देखिए क्या बना एक्सप्रेशन, देखिए यस, तो यहां से देखिए क्या बना, डेंसिटी कट गया, v कट गया, आपको मिला g माइनस जी बाई 2, यानी ये हो गया g बाई 2। तो इफेक्टिव ग्रेविटी, हर फॉर्मूले यहां पे g की जगह g इफेक्टिव लगा दीजिए और इफेक्टिव ग्रेविटी देखो आपको मिलेगा g बाई 2, यानी यहां पे जो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट की स्पीड चाहिए वो हो जाएगी 5 जी इफेक्टिव एल, यानी √5 जी बाई 2 इंटू एल। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई बेटा बात समझ में, ध्यान रखिएगा, वेरी स्टैंडर्ड केस और एक अच्छा एप्लीकेशन जी इफेक्टिव का। आगे बढ़ते हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर देखिए फ्लूइड में आया है, फ्लूइड का यहाँ पे काफी यूज किया गया है। यहाँ पे एक और सवाल आप देखो फ्लूइड के ऊपर आ रहा है, क्या कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ हाफ ऑफ द स्फीयर सबमर्ज्ड पुश्ड वर्टिकली। तो बताइए वो एसएचएम करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहां पे देखिए आप फ्लोट कर रहे थे, फ्लोटिंग में mg और बॉयंसी फोर्स बैलेंस होंगे, तो बॉयंसी फोर्स बराबर mg। यहां पे देखिए रिलेशन क्या आएगा, बॉयंसी फोर्स क्या लिखेंगे, वॉल्यूम सबमर्ज्ड वो हाफ है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब है, फुल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट लिया जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। अब देखिए यहाँ पे सब कैंसिल हो जा रहा है, आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू ट्वाइस डेंसिटी ऑफ बॉडी, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 2। ये आपके पास एक रिलेशन है इनिशियल कंडीशन को देखते हुए। अब देखिए क्या बोला है, अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस करने से इसके ऊपर एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स आ जाएगा। देखो फ्लूइड में जो हम
एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स क्रिएट हो जाता है, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स मान लेते हैं। इसी को बेटा हम रीस्टोरिंग फोर्स मान लेते हैं। अब देखिए एसएचएम की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है आपकी, जल्दी से बता दिया जाए। एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू -x होता है। यस, इसी को मास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो एक्सीलरेशन आता है -ω²x। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड हो जाता है 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे आपका ये वर्किंग अगर मैं यूज करूं तो मेरे को रीस्टोरिंग फोर्स पहले लिखना होगा, वो होगा एक्स्ट्रा बॉयंसी। अब एक्स्ट्रा बॉयंसी कैसे निकालें आओ देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, स्फीयर में मिड पॉइंट तक आप सबमर्ज थे। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आपने मान लीजिए इनसाइड डिस्प्लेसमेंट दिया तो हल्का सा लेवल वाटर का ऊपर आ गया। देखिएगा, समझिए ये चीज को। ये देखिए, तो आपने जब डिस्प्लेस किया तो वाटर लेवल में x का मान लीजिए चेंज आया, ये x का चेंज आ चुका है। ठीक है, वाटर लेवल पहले डॉटेड लाइन थी, फिर सबमर्ज्ड हुआ और x, तो आपका वाटर लेवल यहां तक पहुंच गया, या फिर सबमर्ज्ड लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, सबमर्ज्ड लेवल x बढ़ चुका है। तो जो x का एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ये वाला जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, इसके लिए आपको लिखना था बॉयंसी फोर्स। अब बॉयंसी फोर्स कैसे लिखते हैं देखो, बॉयंसी फोर्स हम लिखेंगे वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी लिक्विड इनटू g। यस, अब देखो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कैसे लिखोगे, तो एरिया इनटू लेंथ ले लो बेटा। तो लेंथ यहां पे x ले लीजिए, और क्योंकि आप डायमीटर पे ही थे, यस, तो आपको यहां पे एक ऐसा सेगमेंट ही मानना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप देखोगे एक डिस्क आपको दिख रही होगी, उसी का एरिया इनटू छोटी सी हाइट, यानी πr² इनटू x, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को लिख देंगे हम डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाई 2 इंटू g। ये एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स है, इसी को आप लिखोगे दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा πr² डेंसिटी ऑफ बॉडी g/2 डिवाइडेड बाय मास। मास को क्या लिखोगे आप, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मास की डेंसिटी क्या है बेटा, आ जाओ जल्दी से। मास की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम कंप्लीट 4/3 πr³। यहां से आपको देखो आंसर मिल जाएगा। देखिए अब ये क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखिए 3 ऊपर चला गया, 4 2 जा 8, और यहाँ पे एक r नीचे बच गया, g ऊपर x। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। यस, सही है। देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी थी सर, यहाँ पे ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी। यस, तो यहां पे देखिए 2 यहां नहीं आएगा, ये 2 ऊपर आएगा। आ जाइए बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, लिक्विड की डेंसिटी यहां पे डबल थी, उसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। लिक्विड की डेंसिटी डबल ऑफ लिक्विड की डेंसिटी थी डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो लिक्विड की डेंसिटी को डबल डेंसिटी ऑफ बॉडी कर दिया। अब इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दें हम, और मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, डेंसिटी कट गई। यस, आप देखिए यहां पे पाई से पाई कट गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, और 4 नीचे रहेगा, r²/r, एक r नीचे रहेगा, इंटू g इंटू x। ये एक्सेलरेशन आ गया। और एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर होगा,
तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव लिख दिया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसी को आप देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कीजिए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 6/4 यानी 3g/2r। और अगर मैं रूट ले लूं तो ओमेगा आ चुका है √3g/2r। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा और ओमेगा का रेसिप्रोकल लेके द टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2r/3g। आया बच्चों ये बात समझ में? टाइम पीरियड आ चुका है तो करेक्ट आंसर इज देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए 2r/3g। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स को आपको लेना था यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द एसएचएम। एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स को एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्स्ट्रा वॉल्यूम को एरिया इनटू एक्स, ये कंसेप्ट था। आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ में। 1 मोल आइडियल गैस है जिसको आपने वॉल्यूम V टेम्परेचर T पे रख रखा है और देखिए आपने क्या किया, अलाउड किया उसको एक्सपांड होने का एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 2V। इसको एक्सपांड होने दिया और वॉल्यूम हो चुका है 2V। मोल्स अभी भी 1 मोल ही रहेंगे और एडियाबेटिक कहा है यानी आपने कोई भी एनर्जी से नहीं दी है। वाइल डूइंग नो एक्सटर्नल वर्क, मतलब यहां से कोई वर्क हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो तो जरा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है पिस्टन का, फोर्स नहीं होगा। वर्क डन 0 मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट तो है यानी फोर्स 0 होगा, यानी यहां से कोई फोर्स नहीं था, यहां पे कोई प्रेशर नहीं था, मतलब यहां पे वैक्यूम था। तो जो आपका स्टैंडर्ड केस होता है वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपांशन यानी फ्री एक्सपांशन, वो यहां पे हो चुका है। तो अब देखिए यहां पे आपको वर्क डन कुछ भी नहीं करना होगा, तो वर्क डन यहां पे 0 हो गया है। यहां से कोई फोर्स ही नहीं था तो आपका एक्सपांशन में वर्क डन बाय द गैस भी 0 हो जाएगा। यस, ये हमारा फ्री एक्सपांशन का कंडीशन हो गया। और अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूं तो आप देखिए वर्क डन 0, हीट 0, तो डेल्टा U 0 यानी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया, यानी टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहेगा। यस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कैसे सर? क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, वही एक कंसिडरेशन हो गया और टेम्परेचर सेम हो गया। यस, अब आपसे पूछा है फाइनल प्रेशर बताइए, तो देखिए वॉल्यूम पता है, मोल पता है, टेम्परेचर पता है, PV इक्वल टू nRT आ जाओ, यूज करते हैं PV इक्वल टू nRT, तो P फाइनल आ गया RT/2V। दैट्स इट बच्चों, सिंपल फ्री एक्सपांशन का ये केस था और फाइनल प्रेशर आ गया RT/2V। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द, अब देखिए हम आ रहे हैं 7th प्रॉब्लम में। यहां पे देखिए क्या किया गया है, आपको मल्टीपल एसएचएम्स यहां पे कंबाइन करके सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम दिया गया है। ध्यान से देखिए, आपको यहां पे क्या दिया है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब। आपको कहा गया है पार्टिकल एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में है, जिसकी इक्वेशन दी गई है, ओमेगा कांस्टेंट है और पूछा गया है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, यहाँ पे हमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको अलग अलग सिंगल टर्म्स का एडिशन में कन्वर्ट करना था। कैसे कर सकते थे हम? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हम पुट करते, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगाते और सिंप्लीफाई करते, इसको एडिशन ऑफ एसएचएम में दिखा सकते थे। लेकिन ये काफी लंबा मेथड हो जाएगा, इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आप कर सकते थे। देखिए कैसे, सपोज टाइम 0 पे वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइम 0 पे x निकालेंगे तो साइन 0 के कारण ये 0 आ जाएगा। अब आपको मोशन को रिपीट करना है, यानी वापस से x 0 होना चाहिए, तो वो किस टाइम पीरियड पे होगा? ऑप्शंस आपके सामने थे,
और ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आप चेक करेंगे कि किस केस में वापस से x 0 होगा। आइए फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं। टाइम अगर हम इसमें रखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा टी देखिए यहाँ पे बना हमारा 2 पाई, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 पाई इंटू कॉस क्यूब 2 पाई, और देखिए यहाँ पे साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 360 ये 0 हो गया, यानी यही आपका आंसर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू रखिए 0 नहीं आएगा, ये वैल्यू रखिए 0 नहीं आएगा, ये वैल्यू रखिए 0 नहीं आएगा, इसीलिए रिपीट होता हुआ इसी टाइम पे मिल रहा है इन चारों ऑप्शन में, यही ऑप्शन फिर आप टिक करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन वाली अप्रोच से आप ये सवाल कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। दो आइडेंटिकल बॉक्सेस थे जिसमें सेम आइडियल गैस थी, मोनो एटॉमिक ली है तो मोनो एटॉमिक ही दोनों में थी। टेम्परेचर T1, सेकेंड में टेम्परेचर T2, मीन फ्री पाथ यहाँ पे λ1 पहले केस का, मीन फ्री पाथ दूसरे केस का λ2। पहले केस का नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, वो है N1, यहाँ पे है N2। अब देखिए क्या कहा गया, एक की गैस कंप्लीटली दूसरे में शिफ्ट कर दी। तो अब बताइए जरा यहाँ पे नए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे N1 इंटू वी, फाइनली अगर आप देखें तो इसके भी यहां पे जुड़ जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए N1V और N2V जोड़ के, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। अब ध्यान से यहां पे समझना था कि वॉल्यूम डबल नहीं हुआ है, कंटेनर वही था, इस गैस को इसमें फिट कर दिया, यानी कंटेनर का वॉल्यूम सेम था। तो आपका जो फाइनल नंबर ऑफ डेंसिटी है वो N1 प्लस N2 ही है, और आपसे फाइनल टेम्परेचर और फाइनल मीन फ्री पाथ पूछा था। आइए जल्दी से पहले मैं आपको मीन फ्री पाथ बताता हूं कैसे निकालेंगे। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। डी यहाँ पे डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सेम थे तो डी सेम रहेगा, बस यहाँ पे एन में चेंज आ रहा है। λ1 हो गया 1/√2 पाई डी स्क्वायर N1, λ2 में N2 आ जाएगा, और लैम्डा फाइनल में ये N1 प्लस N2 हो जाएगा। बस फिर क्या था, देखिए इस पूरे कांस्टेंट को अगर C मान लिया जाए तो λ1 और N1 में रिलेशन आपको पता है, तो N1 को आप लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके C बाय λ1, इसी तरीके से N2 C बाय λ2, और लैम्डा फाइनल को C बाय N1 प्लस N2, और N1 N2 की वैल्यू वहां से लीजिए। देखिए आप इसे जब एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 λ2, और आपका C कैंसिल हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल लेंगे तो लैम्डा फाइनल आपको मिल चुका है λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। दिस इज द फाइनल मीन फ्री पाथ। अब आते हैं टेम्परेचर पे। देखिए टेम्परेचर रिलेटेड होता है इंटरनल एनर्जी से, यहाँ पे कोई भी हीट नहीं दी गई थी, कोई भी एनर्जी नहीं दी गई थी, इसीलिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते थे। इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस दोनों का मिला के इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो देखिए इंटरनल एनर्जी का मोल्स इंटू CVT बराबर N2CV2 प्लस आप इन दोनों का इक्वेट करेंगे N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गए दोनों के, इंटू CVT फाइनल। अब आइडियली यहाँ पे CV मिक्सचर का लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेम ही गैस थी तो मिक्सचर का CV भी सेम होगा हर जगह से। देखिए CV कैंसिल हो गया और N1 प्लस N2 नीचे आ गया, ये आपको मिल गया फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टाइप है, इसे हमेशा याद रखना। और देखिए फर्स्ट में दोनों ऑप्शन मैच करते हुए, लैम्डा का भी और टेम्परेचर का भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब शुरू हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए यहाँ पे -Q चार्ज था, प्लस Q, यहाँ पे +2Q था, +Q और -Q। आप पे -Q पे नेट फोर्स आपसे पूछा था। तो अब देखिए -Q का FPD क्या होगा, इस तरफ एक अट्रैक्शन F1, इस तरफ एक अट्रैक्शन F2। अब F1 को आप कैसे लिखेंगे, KQQ अपॉन ये डिस्टेंस R का स्क्वायर। F2 को कैसे लिखेंगे,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये डिस्टेंस सेम दिया था, सिमेट्री दी थी। आप देखिए ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसीलिए √3 L/2 और L/2 का जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब ये R आएगा, और R दोनों के लिए सेम है। तो यहां से देखो मैं F2 को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ F1। तो इसे मैं F मान लूंगा, इसे 2F मान लूंगा, इनके कंपोनेंट्स लूंगा, रिजल्टेंट लूंगा, और फिर देखिए एक्सेलरेशन का वेक्टर बताऊंगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले L/2 और √3L/2 का रिजल्टेंट जब आप लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो आ जाएगी बेटा L। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा की भी रिक्वायरमेंट होगी जब हम कंपोनेंट्स लेंगे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। माइनस क्यू का जब FBD बनाया, इस तरफ F 2F, ये एंगल वर्टिकल से एंगल हमने थीटा ले लिया। अब देखिए इसका x कंपोनेंट 2F साइन थीटा और इसका x कंपोनेंट F साइन थीटा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और नेट फोर्स x में बनेगा F साइन थीटा। y में देखिए दोनों का cos कंपोनेंट ऐड होगा तो नेट फोर्स हो गया 3F cos थीटा। यहां पे वैल्यू पुट करनी थी बस KQ अपॉन L स्क्वायर। देखिए ये डिस्टेंस -Q 2Q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ चुका है L, तो इसलिए KQ1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, ये F हो गया। F को हमने लिखा था KQQ अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू बेटा L आ चुकी है, तो ये आपका F आ गया इंटू कॉस थीटा। देखो √3/2, ये y डायरेक्शन का नेट फोर्स अभी हम निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या बना, ऊपर हो गया 3√3, K को लिख दिया 1/4πε0, नीचे एक 4 आया, 4 इंटू 2 8, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखिए y में -j। अच्छी बात ये थी ना कि सिर्फ y डायरेक्शन का निकाल के ही आंसर मैच कर रहा है। देखिए y डायरेक्शन में कहा 3√3 है, बस एक ही में है। Q स्क्वायर अपॉन 8πε0, एक्सेलरेशन पूछा था तो मास से भी इसे डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन में एक मास भी आ जाएगा, इंटू 3√3 -j। तो y डायरेक्शन का निकाला, उससे ही मैच हो गया और आंसर आ गया फर्स्ट। x का निकालेंगे जब हम, तो आपका प्लस डायरेक्शन में F साइन थीटा आएगा, वो आप वैल्यू रखिएगा साइन थीटा की, F की, डिवाइड बाय मास, x का भी एक्सेलरेशन इसी तरीके से आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल जरूर था, इसमें आपको फेजर एनालिसिस, पीक वैल्यू एनालिसिस, ये बहुत डिटेल में पूछा था। यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है, यहाँ पे एक AC सोर्स है, AC सोर्स से मान लीजिए करंट निकला, यहाँ पे एक L और R, C और R सेटअप था, उसमें I1 गया, एक अकेला रेजिस्टर था, मान लीजिए उसमें I2 गया। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, ये दोनों का करंट मिलके वापस इंडक्टर से पास करता है और इंडक्टर में फिर फाइनल करंट यहाँ पे जा रहा था। अब देखिए आपके कहा क्या कहा गया है, V0 sin ओमेगा t मान लिया, रेजिस्टर दोनों के सेम दिए थे, इन्हें हम R मान लेते हैं। अब कहा गया है फॉर सम फ्रीक्वेंसी, किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए, सर्टेन इनिशियल चार्ज इन द कैपेसिटर, द करंट थ्रू रेजिस्टर A इज इन फेज विथ सोर्स। ये जो A में करंट था I1, ये सोर्स के सेम फेज में है। ये आपको कंडीशन दी थी और आपसे पूछा था ओमेगा इसमें से क्या होगा। तो आइए देखिए थोड़ा सा डिटेल में है, ये डेप्थ में आपसे चीजें पूछ रहा है, क्योंकि देखिए आपका सर्किट इस तरीके से था। सबसे पहले आप इस सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, दो पैरेलल ब्रांचेस, फिर सीरीज में इंडक्टर बनाइए। तो ये सर्किट आपको दिया गया था और इस करंट की आपको बात हो रही थी कि ये करंट इसके सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे V0 sin ओमेगा t है, तो करंट को आप I1 sin ओमेगा t लिख दीजिए। समझ में आए, फेज सेम मतलब साइन थीटा वाली टर्म सेम होगी। तो इसके करंट के बारे में जानकारी दी थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ब्रांच का कंप्लीट वोल्टेज V1 कह दूं और इस ब्रांच का वोल्टेज V2 कह दूं, तो V1 और V2 को जोड़ के V नेट बनेगा। मानते हो बात?
अगर मैं यहाँ पे फेजर में बात करूं तो V1 एंड V2 का रिजल्टेंट इन फेजर वो किसके बराबर होगा? V नेट के बराबर होगा। आई बेटा ये बात समझ में? एक बार फिर से बता दूं, इस सर्किट को पहले हमने रीड्रॉ किया तो दो पैरेलल ब्रांचेस, एक सीरीज में इंडक्टर मिला। वोल्टेज का इनका फेजर में जब हम रिजल्टेंट देंगे तो V नेट के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसको बारी बारी से कर रहे हैं। पहले मैं I1 निकालता हूं, फिर मैं V1 निकालूंगा, फिर मैं I नेट निकालूंगा, फिर मैं V2 निकालूंगा। इस तरीके से एक एक टर्म निकालते निकालते फिर हम लास्ट में V1 V2 का रिजल्टेंट V नेट के बराबर कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। तो I1 हमने लिख दिया था I1 साइन ओमेगा टी। अगर आपको इस ब्रांच का करंट पता है तो इस ब्रांच का वोल्टेज आप निकाल सकते थे। कैसे मैं बताता हूं। तो V की पीक वैल्यू आप कहते हो I इंटू Z, ऐसे आप लिख सकते थे V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो उस केस में Z आ जाता है, तो V इक्वल टू आई जेड। और कैपेसिटर में बेटा वोल्टेज लैग करता है। यस, यानी अगर करंट में साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज में साइन ओमेगा टी माइनस फाई का फैक्टर आएगा। अब वो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखो, फेजर में हम इन ब्रांच का फेजर ऐसे बनाते थे, ऊपर एक्सएल भी होता था, बट इस ब्रांच पे भी इंडक्टर नहीं है तो वो फेजर हटा दिया। ये एल और एक्स सी हमें मिला, आर और एक्स सी, सॉरी आर रजिस्टर और एक्स सी हमें मिला। एक्सएल ऊपर होता था वो कैंसिल हो गया, तो रजिस्टर और एक्स सी हमें मिला। इनका जो रिजल्टेंट है वो आ गया जेड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड आ गया, और ये फाई बन गया। और ट्रायंगल में देखिए बेस परपेंडिकुलर ये बन गया, तो टेन फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जेड है। तो यहां पे हमारे पास देखिए सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, अभी ये वैल्यूज सब यूज होने वाली हैं। तो इससे हमें क्या मिला? I1 करंट हमने अज्यूम कर लिया, सेम फेज ऑफ द नेट वोल्टेज, और V1 वोल्टेज मिल चुका है। अब देखिए, अगर आपको V1 वोल्टेज मिल गया है तो इस रजिस्टर का करंट आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो I2 इंटू आर इज इक्वल टू V1 वोल्टेज, तो यहां पे I2 करंट आपको मिल गया। समझ गए कैसे? पक्का। V1 को हमने लिख दिया I1 इंटू जेड, V1 को ऐसे लिख दिया I1 इंटू जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्यों माइनस फाइव? क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है। तो ये आपका V1 आ गया पूरा एक्सप्रेशन, उसको यहां रखा तो आपका I2 करंट आ चुका है। अब देखिए दोनों ब्रांचेस, ये दोनों ब्रांचेस I1 I2 के करंट आप ऐड करेंगे तो आपका नेट करंट बन जाएगा। समझ गए? अब नेट करंट का वोल्टेज हमें निकालना है, तो I1 साइन ओमेगा टी फेजर में इस तरफ बनाएंगे 0 डिग्री एंगल पे, I2 जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव पे था, यानी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फेजर में नेगेटिव फाइव एंगल पे बनाएंगे। ये उसकी वैल्यू है I1 Z बाय R। अब इसके कंपोनेंट में ले लेता हूं, तो ये आपके I1 के कंपोनेंट्स हो गए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? कॉस फाई की वैल्यू आप देखो क्या है। कॉस फाई की वैल्यू R बाय जेड, यहां पे रखिए R बाय जेड, एक कट जाएगा, I1 बचेगा बस, तो I1 प्लस I1 2I1 वैल्यू आ गई। इन दोनों का फेजर में रिजल्टेंट ले रहे हैं, फेजर में इनको बना रहे हैं, फिर कंपोनेंट्स ले रहे हैं। यहां पे अब साइन फाई की वैल्यू है एक्स सी बाय आर, एक्स सी बाय जेड, तो यहां से z कट गया, बचा एक्स सी बाय आर। तो ये x में नेट बचा, ये y में नेट बचा। इन दोनों का रिजल्टेंट इज द पीक वैल्यू ऑफ नेट करंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये टर्म बनेगी, ये आ गई आपकी पीक करंट, नेट करंट। अब एंगल, तो हम मान लेते हैं नेट जो है वो अल्फा एंगल पे है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? देखिए फिर से आप ये ट्रायंगल बनाइए, ये 2I1 बेस पे आ जाएगा, और नीचे जो एक्स सी बाय आर है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये एंगल बनेगा अल्फा। तो देखिए tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी तरीके से cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। और नेट करंट
जीरो एक्सिस से अल्फा नीचे है, इसीलिए साइन में ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस तरीके से अभी नेट करंट आया है। फिर से यहां बता दूं, I1 निकाला, I2 निकाला, V1 निकाला, नेट करंट निकाला। अब हम आ रहे हैं इंडक्टर में, तो नेट करंट जा रहा था ना, तो नेट करंट इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो नेट करंट में देखो क्या था, नेट करंट में था साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो इंडक्टर का जब वोल्टेज लिखेंगे तो उसमें प्लस 90 कर देंगे, और यहां पे वोल्टेज की पीक वैल्यू कैसे लिखेंगे, I इंटू एक्सएल, क्योंकि अकेला इंडक्टर है तो आई आर की जगह वो आई एक्सएल आ जाता है। ये आपका वोल्टेज बना इंडक्टर वाली ब्रांच का, और आप आई नेट और एक्सएल की वैल्यू रख सकते थे। आई नेट देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा, ये आई नेट की पीक वैल्यू हो गई, जो कि हो गया I1 इंटू रूट 4 प्लस XC का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्सएल। ये आपका V2 की पीक वैल्यू बन गई। अब देखिए फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं, V1 आ गया, V2 आ गया। अब V1 V2 का रिजल्टेंट लेना है, वो होगा नेट वोल्टेज के बराबर। V1 देखिए ओमेगा टी माइनस 5 यहां पे बनेगा V1, और V2 को लिखिए, देखिए ओमेगा टी प्लस 90 माइनस अल्फा, मतलब ओमेगा टी से 90 माइनस अल्फा एंगल वो ऊपर की तरफ था। इन दोनों का रिजल्टेंट V0 आपको चाहिए था, तो V2 की वैल्यू का कंपोनेंट इधर, V1 की वैल्यू का कंपोनेंट इधर, V1 साइन अल्फा और ये V2 साइन 90 माइनस अल्फा, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट करना था। तो V1 साइन अल्फा इक्वल टू V2 साइन 90 माइनस अल्फा। V1 की देखिए पीक वैल्यू साइन अल्फा XC बाय Z था, V2 की देखिए पीक वैल्यू ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा, और इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए सॉल्व कैसी है, Z Z कट गया, यहां बचा I1 इंटू XC, इनफैक्ट I1 भी कट गया, सिर्फ अकेला XC बचा। यहां पे ये रूट वाली टर्म कट गई, बचा 2XL। अब XC और XL को हम सॉल्व करेंगे, XC इक्वल टू 2XL, 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 2 ओमेगा L, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये देखिए क्या हो गया, 1 अपॉन 2 LC इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो गया 1 अपॉन रूट 2 LC। यस, ये आपका आंसर आ चुका है, और ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन से 1 अपॉन 2 रूट LC, ऑप्शन ए से। इस तरीके से देखिए फेजर में ये करा जा सकता था, तो काफी थोड़ा सा लेंदी तरीका है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी करेंगे तो भी ये लेंदी आएगा, बट ये बेसिक फेजर से बच्चों को आना चाहिए वर्किंग, इसलिए ये पूरा आपको सिखाया। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखोगे मैंने आपको हर एक ब्रांच का करंट, हर ब्रांच का वोल्टेज निकालना सिखा दिया। कुछ भी छोटा सा भी इसका एक हिस्सा सवाल पूछ ले तो भी आपको करते हुए आना चाहिए, इसलिए इतना डिटेल में बताया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, करंट जा रहा है, कई बार ऐसे सवाल किए हैं, यहाँ पे एक वायर मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर का करंट ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, एक वायर का करंट ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, बस दैट्स इट। तो अब देखिए ये वाला लूप जो XY प्लेन में वो भी कंप्लीट हो गया, और ये वाला लूप जो X और Z प्लेन में है ये भी कंप्लीट हो गया। यहां पे जीरो करंट था पहले, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, अभी भी जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड है और हमारी ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गई। इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा I इंटू एरिया, वो आउटसाइड आएगा, यानी प्लस के कैप में I इंटू एरिया, एरिया क्या होगा L स्क्वायर। जो जमीन पे XZ प्लेन में लूप है उसका एरिया I इंटू ए स्क्वायर, एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो IA स्क्वायर प्लस जे कैप में आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन होके, वेक्टर एडिशन करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया आपको। दो लूप कंप्लीट किए और फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे A और B दिया था, तो इसका जो एरिया लिखोगे आप, वो एरिया रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। स्क्वायर होता तो हम IA स्क्वायर लिखते, ये रेक्टेंगल था तो I इंटू AB हम लिख देंगे। समझ गए बच्चों? यस, सिंपल।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए काफी ये सवाल बड़ा है, बच्चा बहुत वर्किंग करता है, बट ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा, देखना कैसे। यहां पे पहले बोला था स्विच आपने वाई पे कनेक्ट करके C1 को कंप्लीट चार्ज कर दिया, फिर ये स्विच बैटरी से हटा के दूसरे कैपेसिटर पे कनेक्ट कर दिया। पहले आपने बैटरी से 2 को चार्ज किया, फिर 2 को 8 के साथ कनेक्ट कर दिया, 8 अनचार्ज था। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होंगे, कब तक फ्लो होंगे, जब तक इनका वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। तो अब देखिए मान लीजिए इस पे चार्ज आ गया फाइनली Q1, इस पे चार्ज आ गया Q2। फाइनली स्टेज जब आएगी स्टेडी स्टेट, तो इनका वोल्टेज सेम करोगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q/C। आप देखो Q/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। Q2 देखो यहां से आ गया 4Q1। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, ये Q2 को लिख दीजिए 4Q1, और देखिए ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, और इनका रेशियो क्या आ गया, 4/5। बिना कैलकुलेशन के बस आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि फाइनली पोटेंशियल सेम, उससे ही ये सवाल हो गया सॉल्व। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पे देखिए 2 ऑक्सीजन के आइसोटोप दिए हैं, उनके रिस्पेक्टिव मासेस दिए हैं। आपसे बोला है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी गिवन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जीज, इन दोनों की इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी निकालिए और उनके बीच का डिफरेंस लीजिए। वो डिफरेंस आपको AMU म्यू इंटू C² के टर्म में बताना है। देखो ये पूरी चीज मैं आपको बता देता हूं। सपोज आप कोई एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन जोड़ने पड़ेंगे, और देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उतने न्यूट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये न्यूक्लियस बनेगा। इसकी जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, इस रिएक्शन की Q वैल्यू ΔmC², यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन की। और ΔM क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी रिएक्टेंट का मास Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू C²। ये बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आया, यही Q वैल्यू है, यही बाइंडिंग एनर्जी। अब दोनों के इंडिपेंडेंट लिखते हैं, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, देखो कैसे। तो ये आपका इक्वेशन है O18 बनाने का। इसमें 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन लगेंगे। बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट का मास माइनस ऑक्सीजन 18 का मास। ये सेकेंड रिएक्शन हो गई जिसमें दोनों का नंबर 8 है। रिएक्टेंट का मास माइनस ऑक्सीजन 16 का मास। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आप देखिए अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आप करेंगे, देखिए आपके लिए मास ऑफ प्रोटॉन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो 10 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 8, तो ये बचेगा 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। यस, यहां पे देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन 18 है, इसमें से ये तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन 18। ये बेटा आपका फाइनल आंसर बचेगा। तो 2 इंटू 1.00866 दिया था बेटा, आई थिंक, यस, प्लस 15.99941 माइनस 17.99916। बस इसे आपको सॉल्व करना था। तो ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और ये आंसर आएगा 0.01307। यस बेटा, यहां पे आप कैसे सेव कर सकते थे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था, सबट्रैक्ट करके फिर सॉल्व करना था। यहां पे आपका थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए रे ऑप्टिक्स का इंटरेस्टिंग सवाल है। मीडियम अभी हवा नहीं है, मीडियम √2 आपको दिया है। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस 1 है, μ2 है। दूसरे स्लैब की थिकनेस आपसे पूछी थी, यस, और उसका म्यू था 2/√3। अब ध्यान से सीखिए इसको। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं आपके
एक की थिकनेस दी है, एक की थिकनेस पूछी है, मीडियम √2 है और इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है। व्हाट वुड बी थिकनेस ऑफ सेकंड स्लैब सच दैट लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे पासिंग थ्रू बोथ इज 0। बच्चों लेटरल शिफ्ट टोटल 0 हो जाए। मान लीजिए आप एयर में जब थे, आई आर, और अगर इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम हो, चाहे एयर हो या चाहे कोई दूसरा मीडियम हो, अगर इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम होता था तो देखिए यहां का स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहां का स्नेल्स लॉ लगाएंगे, वापस से एंगल आई आ जाता था। तो ये हमें याद होता है कि इनिशियल रे और फाइनल रे एक दूसरे से बेटा पैरेलल बनती हैं। अगर इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम होता है तो इनिशियल रे और फाइनल रे सेम पैरेलल बनती हैं और उनके बीच का जो शिफ्ट होता है उसे आप कहते थे लेटरल शिफ्ट। पैरेलल डिस्टेंस उनके बीच में आ गया और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता था साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इंटू टी। यस, अगर इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम है तो इनिशियल रे और फाइनल रे आपस में पैरेलल हो जाएंगी और ये पैरेलल रेस के बीच का जो गैप है वो लेटरल शिफ्ट था और ये उसका फॉर्मूला था। अब आपको देखिए क्या मानना था, यहां पे मान लीजिए पहली स्लैब फिर दूसरी स्लैब, ठीक है, बीच में मीडियम ही मान लीजिए √2 √2 √2। लेटरल शिफ्ट 1 का निकालिए, लेटरल शिफ्ट 2 का निकालिए और दोनों का सम 0 कर दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे, यहां पे पहले मैं आर निकालूं स्नेल्स लॉ लगा के, μ1 sin 45 इज इक्वल टू μ2 sin r। तो देखिए sin r क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 यानी r यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, ये हमें पता है। यहां पे अगर मैं r निकालने जाऊं तो μ1 sin 45 इज इक्वल टू 2/√3 sin r। तो देखिए sin r यहाँ पे आ गया √3/2 यानी r यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब देखिए कैसे करेंगे, तो t sin i माइनस r अपॉन कॉस r प्लस T2 sin i माइनस r अपॉन कॉस r इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इनिशियली आपने 45 क्यों माना, देखो अगर मैं यहाँ पे बीच में इस तरीके से √2 मान रहा हूं तो 45 डिग्री था तो इससे निकलेगा भी 45 डिग्री पे और फिर एंटर भी 45 डिग्री पे होगा, इसीलिए आपने दोनों केस में इंसिडेंस एंगल सेम मान लिया। अब बस इसमें वैल्यू रखिए 1 इंटू साइन 45 माइनस 30 अपॉन कॉस 30 प्लस T2 हमें निकालना है साइन 45 माइनस 60 अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए साइन 15 अपॉन में √3/2, ये देखिए माइनस साइन 15 तो माइनस बाहर ले लीजिए अपॉन कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए इक्वल कर दीजिए इन दोनों को और आप साइन 15 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और थिकनेस आ जाएगी 1/√3। इस तरीके से बेटा ये सवाल कर सकते थे। द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 1/√3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल आपके सामने, लास्ट सवाल ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए दो मोनोक्रोमेटिक लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल आपको सबसे आसान देखने को मिलते हैं। वेवलेंथ जब λ1 आपने इंसिडेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिला 1 वोल्ट। जब वेवलेंथ λ/2 हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट। अब आपसे पूछा है वर्क फंक्शन बताइए, तो देखिए स्टॉपिंग वोल्टेज का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E, या फिर आप E को मल्टीप्लाई करके E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी इंसिडेंट होती है hc/λ इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन।
ये आपका बेसिक स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन, क्योंकि दो कंडीशन थी, 1 EV इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस 5, 3 EV इक्वल टू 2 HC बाय लैम्डा। कैसे? लैम्डा बाई 2 आ गया, तो लैम्डा बाई 2 ऊपर चला गया, 2 HC बाय लैम्डा माइनस 5। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 1, और देखिए आपको क्या मिला, 2 EV LHS में, RHS में देखिए 5 कट गया, HC बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। बस खत्म। इसी को इसमें रख दीजिए, 1 EV इज इक्वल टू 2 EV माइनस 5, 5 सॉल्व करके आ गया 1 EV। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। तो ये था बच्चों IIT 2024 का पेपर। मिलेंगे अगले सेशन में, खूब मेहनत करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।